प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हम सबका सौभाग्य, हमारे चैनल का सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर विक्रम सिंह साहब। और आपको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं यूपी के, इस समय नोएडा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। और अपने विचारों को लेकर और भारत के को लेकर जो इनके एकदम सटीक विचार आते हैं, सटीक समझ जो हम लोग को देखने सुनने पढ़ने को मिलती है, तो उसका मैं तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार संदीप जी, प्रारब्ध को नमस्कार, आपके सुधी दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं कि आपके बीच में आकर के आपके सुधी दर्शकों से एक संवाद का अवसर आपने दिया है। और हम लोग बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे, और जो भी मैं अपने युवा साथियों को, भारतवासियों को मैं अपने अनुभव से कुछ बताना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित मंच से, तो वो मेरी खुशकिस्मती होगी। जी सर। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, डॉक्टर साहब ने उस पर बड़ी अपनी सहमति भी जताई है कि एक अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपना एक युद्ध, अभी हमारा वो चल रहा है, उसको वॉर कहें युद्ध कहें, और यह भारत जो है सतत युद्ध में रहता है। इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, यह हम कहीं ना कहीं से अनुभव करते रहते हैं। पहले बम फटते थे, हमला हो जाता था बम्बई पे, ट्रेनों में बम फट जाते थे, वो अभी युद्ध की ही पार्ट थी। और आज जो सरकार ने कहा कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वह भी उसी दिशा में एक नई नीति है, नई रणनीति है, जो न्यू नॉर्मल है। तो बाहरी पाकिस्तान से तो हमने लड़ लिया, पर साथ में हमारे श्री जो है स्वर्गवासी श्री रावत साहब ने एक बात कही थी कि भारत को ढाई मोर्चे पर लड़ना, 0.5 फ्रंट भी है भारत के अंदर। तो आज हम डॉक्टर साहब से समझने का प्रयास करेंगे सर कि यह 0.5 फ्रंट जो है, यह क्या है? ये भारत के अंदर है और भारत के खिलाफ, ऐसा है? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। युद्ध में जनरल विपिन रावत सर, हमारे दिवंगत सीडीएस साहब ने जब कहा था, तो 2.5 कहा था, एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चीन और 0.5 भारत के अंदर। तब से गंगा जी में बहुत पानी का प्रवाह हो चुका है। अब जो 0.5 था, अब 0.9 या उससे अधिक भी हो सकता है, जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। आपने देखा होगा कि 4 राज्यों में 14 तो तब तक आपने गिरफ्तार कर लिए थे, कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में। और उनकी बेहयाई और बेशर्मी के बारे में तो हम चर्चा करेंगे प्रोग्राम में, कि जिस तरह कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, और इसके अलावा आप समझते हैं कि अपने आप के स्वयंभू जो ठेकेदार, और यहां तक कि एक शंकराचार्य भी हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। काहे बात के शंकराचार्य है, उसकी चर्चा करेंगे। आप एक फिजा बनाते हैं, पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं, और एक देशद्रोही को आप बचाने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब न्यायपालिका जाते हैं, तो हमें आपको जहां लगेगा वर्षों, या हम 1000 बार सोचेंगे कि 10, 5, 20 लाख रुपए कौन खर्च करे। उनको कबाड़ी हो तो, कबाड़ी ना हो, ऑटो वाला हो, उसको वकील भी महंगा मिल जाता है, न्यायपालिका भी पहुंच जाता है, उसको राहत भी मिल जाती है। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे कि क्या कारण है कि एक ग्रुप, आपने ये देखा होगा कि हमारी छाती पे 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी नाजायज जो नागरिक हैं, हमारी छाती पे मूंग दर रहे, एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं। हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने लाके उन्हें हमारी छाती पे बसाया है। और इसलिए कहा यह जाता है, आप लखनऊ में रहते हैं, अभी आपकी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी उखाड़ के योगी जी महाराज ने फेंकी, कि बड़ा बवाल हुआ। अरे साहब, एक ही वर्ग के लोग, अरे अपराधी जिस वर्ग का होगा उसी की, तो हमने तो कहा नहीं, शासन ने तो कहा नहीं किस वर्ग के हैं, लेकिन जो अपराध करेगा, और अगर एक ही वर्ग के अपराधी सामने आ रहे हैं, ये वर्ग सोचे कि क्या कारण है कि जहां हाथ डालो वहीं तुम मिल जाते हो। ये तुमने जरूरी नहीं समझा। और यही भारत में नहीं, अमेरिका में भी जेल में कहते हैं कि साहब, उन खास बिरादरी के लोग जेल की सलाह के पीछे क्यों? इंग्लैंड और जर्मनी में खास बिरादरी के लोग जेल की सलाह के पीछे क्यों? तो तुम अंतर मंथन करो कि कारण क्या है कि तुम मनमाने तरीके से अपराध करो। ग्रूमिंग गैंग्स इंग्लैंड में तुम चलाओ, 1400 बच्चियों के साथ बलात्कार तुम करो। जब पकड़े जाओ कि अरे साहब, चूंकि हम इस अमुक बिरादरी के हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। वैसे इन 14 जो पकड़े गए हैं, इसमें महिला भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसलिए ये कह देना
कि ये जो 0.5, ये जिसको मैं 0.9 फ्रंट कह रहा हूं, इसमें मैं समझता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के एक अनूठा एक मिसाल है कि लोभ और लाभ को लेकर के फंसते हुए, जब फंस गए तुम हनी ट्रैप में, या पैसा लेकर के। अब इसकी परंपरा देखिए, जो गुप्तचर होते थे चाणक्य काल से गुप्तचर होते थे, आज का ये नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने सुना होगा फिफ्थ कॉलमिस्ट, कि एनिमी लाइंस के पीछे और देश में रहते हुए स्लो पॉइजनिंग करो देश की, और देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। 2 करोड़ की जनसंख्या या इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है संदीप जी, जो 1 पैसा टैक्स नहीं देती है, 1 पैसा कोई देती नहीं, लेकिन सरकारी सुविधाएं, फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री बिजली नहीं तो चोरी की बिजली। और अपराध अगर हो तो फिर वही कहते हैं कि साहब इनका ही समावेश और बोलबाला और वर्चस्व और एकाधिकार रहता है। और जब पकड़े जाते हैं तब ये कहते हैं कि साहब चूंकि ये इस अमुक बिरादरी के, इनके ऊपर निशाना लगाना चाहा जा रहा है। वो जमाने चल गए पूरे विश्व में। अरे इंग्लैंड में तो मोदी जी नहीं है, अमेरिका में तो योगी जी नहीं है, बेल्जियम में तो आरएसएस नहीं है, हर जगह कहा दौड़ा दौड़ा करके मारे जा रहे हो। कुछ सोचो, पूरे विश्व में दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हो अगर, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। अपराध जी, को एक एक तरीके से आपने अगर उपसंस्कृति अपनी बना रखी है, और आपने ये सोच रखा है कि जा करके दारुल हरब और दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने से पहले जो सरकारी सारी सुविधाएं लेनी है, सारे फ्री चिकित्सा, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आपको दिखाई ये पड़ेगा कि जैसे प्रतिशोध की भावना से आकर के निशुल्क इलाज लेना, फ्री राशन लेना, सरकारी सुविधा लेना, जहां जमीन मिल जाए उसके ऊपर कब्जा कर लेना। और कब्जा करने ही तक बात अगर रह जाती, चलिए ये इसको कहते हैं जनसंख्या जिहाद। अब जिहाद करना, कब्जा करना, वायुमंडल के ऊपर कब्जा करना। कैसे कब्जा करना? ऊंची ऊंची आवाज में। अरे भाई तुमको जिसको कहना है, आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में मोबाइल फोन तो रिक्शे वाले से लेकर के भिखमंगों के पास भी मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में ऐसे एप्स आ गए हैं कि जब तुम्हें पूजा करनी है, इबादत करनी है, वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन पूरे मोहल्ले को पैल्पिटेशन दे करके क्यों जगा रहे हो भाई मेरे? लेकिन खैर इस चीज पे चिंतन हो रहा है दूर दूर से, ये वायुमंडल पे कब्जा। अब बात करते हैं इसकी कि अब इसके जो लोग पकड़े जा रहे हैं किस तरीके से। अब मुंबई में एक इंजीनियरिंग की छात्रा फर्स्ट सेमेस्टर की, ये गिरफ्तार होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके पोस्ट आते हैं। क्या कहती है वो ये कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपत्तिजनक नहीं है। दूसरा ये कहती है कि दरअसल हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पे आक्रमण किया वो फासिज्म है। तो उनको तो ये मतलब था कि हमको दरअसल पाकिस्तान अगर हमारे एक गाल पे तमाचा मारे तो हमको दूसरा गाल दिखा देना चाहिए था, और दूसरे गाल पे भी अगर पड़ जाए तो फिर हमको अपना पेट दिखा देना चाहिए कि अब यहां आक्रमण करो, ये सॉफ्ट स्पॉट है। इन उजड्डों को ये नहीं मालूम है, ये जागा हुआ भारत है। हमारी अहिंसा अब गांधीवादी अहिंसा नहीं है। हमारी अहिंसा शास्त्रोचित अहिंसा है, कि हिंसा करने के वाले के ऊपर हिंसा करना अहिंसा होती है। अहिंसा वहां पर एक गुण होता है जिसमें हिंसा करने का सामर्थ्य हो। एक नपुंसक है कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए उसको कोई लाभ इसका नहीं मिलेगा कि एक नपुंसक या बिल्कुल कमजोर व्यक्ति कहे कि मैं अहिंसक हूं, क्योंकि वो अहिंसा नहीं करेगा तो जाएगा कहां। लेकिन अगर आपके अंदर हिंसा का सामर्थ्य फिर भी आप हिंसा नहीं करते हैं, तब आपको कहा जाएगा आप अहिंसा के पुजारी हैं। ये आज जी, का भारत ये कर बहुत कुछ सकता था, किया उसने एक नमूना और ट्रेलर दिखा करके बख्श दिया। वरना जी, पाकिस्तान में जो त्राही त्राही उनके जो मुनीर सी कमांडर इन चीफ, वो जो भूमिगत हो गए, आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने परिवारों को विदेशों में भेज दिया था। और उनके न्यूक्लियर, जिसके कहते थे हम न्यूक्लियर पावर हैं, जब उनकी पोल खुल गई तो मालूम पड़ा उनके जो जितने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन और गौरी और सब, तैमूर, ये सबके नाम तो बड़े अच्छे रखे, लेकिन सब मालूम पड़े कि चले हुए कारतूस, सब चले हुए कारतूस की तरफ खुश हो गए। अब जब खुश हो गए तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि ताऊ तुम ही बचा लो। तो ताऊ ने देखा कि दो लड़ाई में हम बीच में चौधरी बन जाए। बाद में उनकी भी किरकिरी कि तुम्हारा कुछ नहीं, भारत को जितना करना था कर दिया। और उनके 9-10 बिलियन का हिसाब आ रहा है कि उनका करीब 16 बिलियन का डॉलर का नुकसान पाकिस्तान का हुआ। फिर भी का कटोरा लेके चले 1 बिलियन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं कहा जाए, इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड, क्योंकि जो 1 बिलियन मिला है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो जाएगा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, जाएगा वहीं। अब थोड़ा हम प्रोफाइलिंग करने की जो 0.5 है, आखिर इनसे खतरा क्या है।
आईएसआई अपने तौर तरीके से या तो हनी ट्रैपिंग से, हमारे ऐसे मूर्ख और ऐसे सावन के अंधे होते हैं, मतलब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, रात को 11 बजे एक लड़की का चित्र अगर आया, हाय हाउ आर यू, आपकी लेख मैंने पढ़े, बड़े दिव्य लेख हैं, आपकी कविताएं बड़ी मार्मिक हैं और बिल्कुल हृदय स्पर्शी हैं, तो आप पसीज गए, समझ गए वाकई आपकी कौड़ी के तीन, तुम्हारी किताब छपती नहीं, खुद प्रायोजित कार्यक्रम चला के अपनी किताबें छपवाते हो, मुफ्त बांटते हो, 5 कॉपी बिकी नहीं, और रात को अगर कोई प्रशंसा लगी तो आप उसी में सम्मोहित हो गया, और सम्मोहन में आकर के लड़की ने कहा कि मैं आपके पूरा हृदय प्रदेश देखना चाहती है, आपने कमीज के 4 बटन खोले, बस खेल हो गया हनी ट्रैप आप। लड़की ने हम्म, कहा कि साहब हमें जो अश्लील हरकत की, ये किया वो किया। अब उसके बाद एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, एक तो प्रौढ़ावस्था, पकड़े गए, बिल्कुल तुम गलत, माना कि शायद आपके दिल में कोई खोट नहीं था, लेकिन पकड़ तो गए, और जब पकड़ गए तो जो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। फिर उसके बाद आप सीक्रेट्स देने लगे, फिर आपके पास जो गोपनीय काम कर रहे हैं, जैसे मिसाइल की बातें, एक हमारे लखनऊ के ही इंजीनियर साहब थे, वो वहां काम कर रहे थे मिसाइल सेंटर में, हनी ट्रैप हो गए तो उसका ही प्रोजेक्ट का हिस्सा देने लगे। आप समझ सकते हैं कैसे आदमी पढ़ा लिखा इंजीनियर ट्रैप हो जाता है। सीआरपीएफ का जवान कश्मीर में ट्रैप हो गया, इसी तरह से हनी ट्रैप में। अब हम बात आते हैं पैसे के लेन देन में, सर कुछ साल पहले पैसा एक देने महिला में। भी ट्रैप हुई थी, अधिकारी थी वो। हाँ, वो इंडियन फॉरेन सर्विस की बी क्लास बी की थी, पाकिस्तान गई थी, रिवर्स हनी ट्रैप में पाकिस्तान में वो हो गई थी, क्योंकि उनको हनी ट्रैप किया था। नाम भी बता दें, मिस गुप्ता, अविवाहित थी, वहां पे रिवर्स हनी ट्रैप में किसी पुरुष ने उनको ट्रैप कर लिया। तो दूसरे हनी ट्रैप पे आते हैं, हमारी जो यशस्विनी ज्योति मल्होत्रा। अब कहते हैं नहीं, देखिए उसने क्या गलती कर दी, पाकिस्तान थी तो 3 बार की पाकिस्तान, ये कहाँ लिखा कि पाकिस्तान 3 बार जाना, पाकिस्तान जाना अपराध है? कहाँ लिखा है ये कि पाकिस्तान में अगर अनारकली लाहौर में घूम रही, उसके पास 6 ऑटोमेटिक वेपन लेके पाकिस्तान के फौजी उसके आगे पीछे चल रहे हैं, तो इसमें कहाँ गुनाह है? ये कहाँ लिखा है कि मरियम नवाज से मिल लेना गुनाह है? ये पाकिस्तान के नेशनल डे में पाकिस्तान दूतावास में जाकर के वहां पर जलसे में खड़े हो जाना, उसमें क्या गुनाह है? पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में, अरे भाई आपको मिला, कभी मुझे तो मिला नहीं, पाकिस्तान और तमाम एम्बेसीज के मेरे पास आते हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि वहां का दावतनामा प्राप्त करने के लिए उनकी लाइनें बोलनी पड़ती हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके पाकिस्तान एम्बेसी का, ये तो बिल्कुल पदमशी वाला लेवल होता है कि बहुत उसके लिए आपको परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब पाकिस्तान एम्बेसी से आपके पास दावतनामा ऐसे फोकट में थोड़ी मिल जाएगा आपको। आप सर वहां इनके गई। तो वीडियो आ गए ज्योति जी के, अमन की आशा कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड वाले बहुत लोग तो इसी प्रकार से आया जाया करते थे, शायद यह सब अमन की सुविधाएं आशा उनको भी ले मिलती थी। लीजिए, ये सब अमन आशा, या दूसरा पहलू है कबूतर उड़ाना, अमन की आशा की बात करना, और जो खून जो बहा है, जो हमारे 27 बेगुनाह पर्यटकों का खून बहा है, जो हमारे सैनिक, इनसे पूछ लीजिए बॉलीवुड वालों से, अमन की आशा कबूतरबाजों, ये बता दो हमें कि जो हमारे शहीद हुए हैं, जरा तुम 5 लोगों के नाम तो बता दो, 5 के नाम बता दो, हम मान जाएंगे कि तुम अमन की आशा। तुम्हारा एक तरफा, तुम्हारा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता इतनी है कि तुम सनातन को, भारत को गाली दो, तुम ये कह दो ज्योति मल्होत्रा की तरह कि गलती दरअसल न पाकिस्तान की है न हिंदुस्तान की है, देश बेहयाई की इंतहा तो देखें, और गलती थी पर्यटकों की जो वहां पहलगाम चले गए और अपनी सावधानी का ध्यान नहीं रखा, गलती उन पर्यटकों की थी। जी सर। वाह, ये ज्योति का इंटरप्रिटेशन जो है, क्योंकि वो नमक हलाली, उसको नमक का फर्ज करना है। माल मुफ्त दिले बेरहम, पाकिस्तान जाके हॉस्पिटैलिटी, आपने उसका घर देखा? बीपीएल लेवल का उसका घर है, बीपीएल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इज्जतदार बीपीएल होकर के रहे। बाप को तुमने 5 पैसा दिया नहीं, उसके लिए कोई तुमने व्यवस्था की नहीं, और तुम ऐशो आराम की जिंदगी और बेशर्मी के साथ तुम पाकिस्तान एम्बेसी के एक बदनाम अफसर के साथ तुम फोकेट और बाली घूम रही हो। सर इनके पास और बेचने के लिए पूरा देश है ना, गरीब हैं बिल्कुल ठीक लेकिन है, बेचने के लिए पूरा देश है। पूरा देश है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखें, सीआरपीएफ का सिपाही हनी ट्रैप्ड, ज्योति मल्होत्रा कहते हमारे, अभी जितनी बातें उसने कही, उसने कहा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाए, तो इसके लिए क्या तुम जो है देशद्रोह की बात करोगी? भुवनेश्वर की एक यूट्यूबर से संपर्क किया, पुरी के, जिससे कि मतलब जगन्नाथ टेम्पल का व्यू मिल जाए। यही नहीं, वहां एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल सेंटर जो नजदीक है, वहां पर पुरी के तट के पास, उसके भी व्यूज लेने की कोशिश की। और जो बेचने का सिलसिला है, उनके बड़े छोटे छोटे टास्क होते हैं, मूवमेंट कैसे हो रहा है उनका, मैंने किया क्या, बड़ी मासूमियत के साथ मैंने किया क्या,
और तुम कर क्या लोगे? जितना तुमने कर दिया इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं करने की। पहलगाम की टोपोग्राफी, वहां की सड़कों की कंडीशन, वहां का ट्रैफिक का मूवमेंट, उसका घनत्व, आईएसआई के जो पैम्फलेट होते हैं जो अपने ट्रेनिंग में देते हैं, कुछ एक आध हम लोगों ने भी रिकवर किए और देखे, तो उसमें लिखा है लोगों से गुफ्तगू करने में बहुत मालूमात हासिल होती हैं। मतलब लोगों से बातचीत करने में ही बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। यस। गौर से और गौर से गहराई से चीजों को देखने से बड़ी मालूमात हासिल होती है। ये बड़े प्रोफाइंड सेंटेंसेस हैं। आईएसआई ने बड़े सोच समझ के अपने ट्रेनिंग पैम्फलेट बनाए हैं, तो उसमें ये दो वाक्य जो हैं, गौर से देखो, तो देखो ही नहीं, तुमने तो वीडियो भी बना दिए, और वीडियो बना करके उसको तुमने आड़ दिया कि तुम ट्रैवल ब्लॉगर हो, और ट्रैवल ब्लॉगर की आड़ में तुम 3 बार पाकिस्तान हो आई, तुम्हें पाकिस्तान की पूरी हॉस्पिटैलिटी मिली, पहलगाम के तुमने नक्शे लिए, और पहलगाम की जो ट्रेजेडी 22 अप्रैल को हुई थी उसके पहले 1 महीने 2 महीने पहले तुम पहलगाम गई थी। जी। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी कोइंसिडेंस नहीं। अगर आप डॉट्स को जोड़ें संदीप, आपको पूरी कॉन्स्पिरेसी आपको मालूम पड़ जाएगी। अब हम बात करते बिल्कुल। हैं फिफ्थ फॉर्म की। हमारे बड़े जी सर। प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, हमारे करण थापर जी हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, ये जो कौन है वायर वाली हमारी पूरी गैंग है। वायर वाली पूरी आरफा खानम शेरवानी है, वो राणा अयूब है, अरुंधति इस प्रकार के लोग हैं। अरुंधति आरफा खानम, तो खैर उनकी तो शोहरत है, हम पूरी जग जाहिर है। और इनकी हम्म, ये ये कहते हैं कि साहब पीओके हम क्यों पकड़े हैं, पीओके से हम क्यों क्लेम कर रहे हैं। और अरुंधति राज कहती है कि कश्मीर में हमको छोड़ देना चाहिए। इतना संघर्ष, इतनी कूटनीति, इनके हिसाब से अगर चलें, घर से अपने चवन्नी न देंगी नेशनल डिफेंस कॉज में, अपने खर्चे पे ये चवन्नी नहीं देंगी। चवन्नी छोड़ दीजिए, 4 पैसा 1 पैसा नहीं देंगी, लेकिन देश को चाहती है कि पूरा प्रोविंस अपना कलेजा काट करके दुश्मन राष्ट्र को दे दे। ये चाहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो रोहिंग्यास हैं, कॉलिन गंसाल्वेस वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, कि मुझे फोन आया था कि ले जाके 50 रोहिंग्यास को अंडमान निकोबार से इनको जैकेट पहना के समुद्र में ढकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस बार राहत दी कि आपको कैसे पता, आप थे वहां पे। तो कॉलिन गंसाल्वेस ने कहा कि नहीं, मुझे फोन आया था। उनका आपका फोन कहाँ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और उनका मुकदमा जितना बेवकूफी और अदूरदर्शिता, मैं समझता हूं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन लोगों की आमदनी का अगर आप देखें, और इनकी आमदनी का, क्योंकि ये इनके ऊपर कई ऐसे फंड्स हैं जहां से इनके पास पैसे आते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो अकस्मात धनाढ्य हो जाते हैं, आपने देखा कल तक ये पंचर जोड़ रहे थे, ये कल तक इनकी जो है पान की दुकान थी, आज मालूम पड़ा 6 तल्ले का मकान हो गया, 6 गाड़ियां घर के सामने सर खड़ी हैं। दिल्ली में पत्रकारों के एडिटर्स के फार्म हाउसेज हैं। जी। फार्म हाउसेज दिल्ली में। उनके उनके नहीं होंगे तो क्या आपके होंगे? अब ये जो धंधा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान एम्बेसी के पेरोल में है, जो एनवी नेशन से जो उनके पेरोल में है, पैसा तो उन्हीं के पास है। जो कॉकटेल सर्किट में है, पैसा उनके पास है। जो ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम, लेक्चर टूर्स में जाते हैं और लुटियंस गैंग के, पैसा उनके पास है। जो ईमानदारी से आपकी तरह कहेंगे उनके पास पैसा कहाँ है, उनके पास पैसा कैसे आ सकता है? तो इसमें लाइजनिंग कोई सर, दलाली करते लाइज हैं, शुगर कोटेड लाइजनिंग, लाइजनर कहलाते हैं। बेशक लाइजनर भी है, ये थे ना, ये ऑलराउंडर्स हैं। लाइजनिंग भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, कवर फायर भी देते हैं पाकिस्तान को, कवर फायर भी देते हैं चाइनीज को, माओइस्ट को भी कवर फायर कहते हैं, अर्बन नक्सल कहते हैं कि ना 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 ना, देश बड़ा जुल्म कर रहा है। आपको मैं एक मिसाल बताता हूं कि अभी कुछ अच्छा। ऐसे पाकिस्तान मुहाजिर, एक है अल्ताफ हुसैन, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में। अभी इसने हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और प्रार्थना की है, गुहार किया है कि पाकिस्तान में बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। ये वो उर्दू स्पीकिंग हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार से पाकिस्तान गए थे। आप तो अपनी इच्छा से गए थे, अकेले तो नहीं गए थे। आज आप कह रहे हैं कि हम वापस अपने वतन आना चाहते हैं। हमारी मुसीबतों का टोकरा क्या कम था, हल्का था, जो तुम और उसमें बोझ डाल रहे हो? ये बिल्कुल होने वाला नहीं है कि वहां से जो तुम गए, अपनी स्वेच्छा से गए, अब अपनी समस्या तुम खुद निपटाओ। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भारत में अब मुहाजिरों के लिए कोई स्थान नहीं है। सीएए सर हम नहीं लागू मुरादाबाद में कर, जो आए वो लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आके रह रहे हैं, एक उनको परिवार में एंट्री तो पास, दिलाने वाले लोग भी, वह तो वहां से आ गए, पर उनको हम्म, एंट्री दिलाने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के विदेशी भारत में न रहने पाए, हम्म,
ऐसे लोगों की जो सरकारी अधिकारी हैं या जिनकी जिम्मेदारी है किसी भी रूप में, आधार बनवाने वाले, उनको सेटल कराने वाले या हमारे नेतागण, किसी भी धर्म के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह क्यों नहीं सर, इनको क्यों नहीं भारत विरोधी माना जाए, जो इस प्रकार के गतिविधियों में लिप्त हैं, जो रायबरेली में गाँव में बैठ के 28,000 आधार बना देते हैं बांग्लादेशियों के। सॉरी, मैं ये आपको इंटरप्ट कर सामान्य रहा हूँ, घटना मतलब नहीं है। जी, सर। तरफ नहीं, ये देशद्रोह नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है देश के खिलाफ। और इसमें सिर्फ मामूली सजा नहीं होनी चाहिए, इसमें सेवा मुक्त होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, यूएपीए में जाना चाहिए, और इनके ऊपर जो कठोरतम धाराएं हैं और इनके पेंशनरी बेनिफिट्स होना चाहिए बंद, जिन जिन्होंने किया है। आप पूरा हल्द्वानी से लेकर के अगर आप आ जाए बहेड़ी तक, वो पूरा स्ट्रेस दोनों तरफ बांग्लादेशियों को बसा दिया आपने। आपने उत्तराखंड की पवित्र भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मुरादाबाद का आपने बताया आए थे दो 50 साल पहले, आज उनमें 555। भगवान जाने ये फिगर कहां से आ गया। 555 उस एक परिवार में लोग हो गए हैं जो पाकिस्तान से नाजायज आए थे। तो अभी तो ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। और ये तो बात आपने की, अभी कलकत्ता में एक ड्राइवर नेग्लिजेंट ड्राइविंग में अरेस्ट हुआ क्योंकि उसकी गाड़ी किसी पे चढ़ा दिया था। जब सत्यापन हुआ तो पुलिस को मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेशी है। उसके पास आधार कार्ड है कि कैसे बना। उनका इसने 15,000 में हमने इनको दिया। उनका बाकी नौकरी किसने दिलाई, इन्होंने दिलाई। ये पूरा नेटवर्किंग अगर आप करें तो आप करना चाहें, इच्छा शक्ति हो, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, तो अब शुरू हुआ है। वरना इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। और आज आज नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 20 साल बाद आप रह नहीं पाएंगे जहां आप रह रहे हैं। और बिल्कुल कोई सही नहीं बात। रह पाएगा। इस तरीके के जो हालात पैदा हो रहे हैं 20 साल बाद, ये जिंदगी हराम कर देंगे आम शहरियों के लिए। ये खोटे सिक्के होते हैं ना, वो असली जो टकसाल के सिक्के होते हैं उनको अर्थव्यवस्था से बाहर कर देते हैं। ये नाजायज बांग्लादेशी, नाजायज और फिफ्थ कॉलमिस्ट और 0.5 जो 0.9 हो गए हैं, वो वास्तविक जो भारतीय नागरिक है उनका जीना हराम कर देंगे। मेरी आपकी बातें बात बिल्कुल गौर से। सही है सर। जी। आप अब तो ये हो रहा है कि सर एक तरफ से अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही जो आप कह रहे थे। अब वो हम्म। एक के बाद एक 2 तरफ 3 तरफ से आती। हम्म। और इनके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं अपनी मंजिलें बनाने के लिए और इस तरीके की मीनारें बनाने के लिए, और जो जिहाद हो रहा है, वक़्फ जी के हाँ, जी हाँ। माध्यम से तो बाकायदा कानूनी रूप से उन्होंने यह कार्य किया है, वक़्फ एक्ट के इन्होंने कार्य माध्यम किया से। है। और अब जब आप बात जी, करते हैं तो आप सांप्रदायिक सांप्रदायिक तो हम हैं, क्योंकि भारत की रक्षा अगर करनी है उसमें आप हमें क्योंकि आज धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का एक ही तमगा है। आप अगर एंटी हिंदू बात करेंगे, एंटी सनातन बात करेंगे, तब तो हैं आप सेक्युलर। मैं भी तमाम चैनल्स पे जाता हूँ। उनका साहब हुँ, आप ऐसे पहले नहीं थे। उनका पहले ऐसी बातें आपके प्रकाश में नहीं आई थी। आप ये समझते हैं कि हम छाती में आप मेरे खंजर भोंकते रहें और मैं कहूँ कि नहीं साहब आपकी गलती नहीं है। वो दरअसल मेरी छाती थोड़ा मजबूत थी, आपके खंजर को तो नहीं घिस गया आपका। अगर मैं ये कहूँ तो बड़ा धर्मनिरपेक्ष हूँ। और यही उम्मीद की जाती है कि आप खंजर मारते रहे, नहीं, नहीं आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, जो अपना खंजर, पवित्र खंजर मेरी अपवित्र छाती में डालकर मेरी छाती को पवित्र कर दिया आपने। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये होने वाला अब नहीं है, क्योंकि वो जमाने लग गए जब खलील खा फातवे उड़ाते थे। अभी तो मैं एक दो मिसाल और देना चाहूंगा। एक जी सर। स्वयंभू, एक फ्रॉड। अभी मुक्तेश्वरानंद अपने को शंकराचार्य कहता है। ये कहता पहलगाम में पाकिस्तान की गलती नहीं थी और इसमें दरअसल भारत की गलती थी। मैं नहीं समझ पाया कि कौन सी कल्पना शक्ति। और तुम कैसे शंकराचार्य हो और ऐसे के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं हो रहा है। साजिदा शेख 19 साल की लड़की, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तुरंत बेल भी मिल गई, तुरंत इम्तिहान में बैठने की, और यूनिवर्सिटी से ये आग्रह कि आप इसका सस्पेंशन वापस ले लें और इसको इम्तिहान दें। आपने बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। वाह भाई वाह। और बच्ची सर ने एक क्या किया सवाल, उस। आपने हाँ जी। बेल की बात की, आप अपनी बात प्लीज़ कंटिन्यू करें, मैं बस एक बात नहीं, मैंने अपनी पूछना बात चाह रहा पूरी था कर सर। ली, आप बताएं जी। नहीं, नहीं सर, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। जी। जो आपने बेल की बात की, क्या न्यायपालिका भी के संरक्षण में भी ये 0.5 फ्रंट पल रहा है? अगर आप ये देखें अजमल कसाब का ले लें, आप जितने चरमपंथी देख लें, क्या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। एक औसत आदमी को, एक औसत आदमी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक मामूली से कोर्ट में। आज एफआईआर होती है, एफआईआर नहीं करा पाएंगे आप। अगर आप भाग्यशाली हैं, कोई पुलिस में या प्रशासन में आपका कोई मित्र हो तो एफआईआर हो गई आपकी। अन्यथा आप नाक रगड़ते रह जाए, एफआईआर नहीं होगी। अगर एफआईआर हो भी गई तो दशकों लग जाएंगे उस पर कार्रवाई होने में। लेकिन अगर जेब में लाखों रुपए हैं, जैसा कि पता प्रतीत ही होता है, कोई भी कुली कबाड़ी कहीं पकड़ा जाता है, उचक्का बदमाश साइकिल चोर, उसको मिलता है वकील कौन, जो चोटी का वकील है, जो बात करने का 10 लाख लेता है। केस लड़ने का नहीं, जो बात करने का 10 लाख लेता है। कॉन्फ्रेंस चार्जेस और
केस लड़ने का तो बीसों लाख, वो वकील खड़े होकर के हाईकोर्ट मनमाने तरीके से खुलवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई सिस्टम ऐसा है जो आपको दे रहा है। आप यूपीएससी पे आ जाइए। आप यूपीएससी में सबसे जो शीर्षस्थ परीक्षाएं होती हैं वही तो होती हैं। ठीक है, हमारे संविधान में उर्दू एक राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आपने क्या इस पे गौर किया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि इस मीडियम से ज्यादा क्वालिफाई करते हैं? और अगर ज्यादा क्वालिफाई करते हैं तो क्या अस्वाभाविक अननेचुरल है या नेचुरल है? क्या आप ये समझते नहीं है कि कम से कम इतना तो हम कर ही लें कि उर्दू मीडियम से या हिंदी मीडियम से, मैं तो सबको कहूंगा, इस मीडियम के जितने बच्चे हैं, इस लैंग्वेज के साथ साथ अगर इनका प्रवेश अननेचुरल है, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर औसतन एक लैंग्वेज से आपके अगर 20% बच्चा क्वालिफाई करता है और एक लैंग्वेज से 80% कर रहा है, तो आप जरूरी नहीं समझते हैं किसको देखें? या तो ये मान लें कि सब इतने कुशाग्र हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनको अपनी मेरिट पे आ गए। लेकिन एक लैंग्वेज का अगर रिजल्ट 80% से ज्यादा आ रहा है, ये चीज इंक्वायरी की है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस चीज को, सिस्टम को फेल प्रूफ फूल प्रूफ करने के लिए ये जरूरी भी है। और इस सिस्टम को छेदने के लिए आपने तो कहा जुडिशरी को, मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं। अमेरिका में एक हजरत हैं जिनको अभी पकड़ा गया है, मोहसिन महदावी। ये प्रो हमास विद्यार्थी है, 17 साल से अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट ग्रांट पे पल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शर्जील इमाम, जैसे हमारे यहाँ इस तरीके के और पैरासाइट्स जेएनयू में पल रहे थे। जब ये पकड़े गए तो 17 साल से पढ़ने वाला 34 साल का, एक भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं, जबकि इस अवधि में इनको 4 पीएचडी तो मिल सकती थी अगर ये विद्यार्थी होते। ये विद्यार्थी तो थे नहीं, ये तो विद्या की अर्थी है। ये विद्यार्थी ने विद्या की अर्थी है ये। वहां जाके हमास की बात करना, हमास के करना, वहां का वातावरण विषाक्त कर देना। और ये भी बात प्रकाश में आई कि जो एक बच्चे की लाश, जब हमास के ऊपर इजराइल ने इनकी जुतियाया इनको, तो जिस बच्चे की लाश दिखा करके फोटो की, वहां हमास के एक मंत्री का बेटा था और बीबीसी ने पैसा देके मंत्री को ये फोटो शूट करवाया। तो आप देखिए ताना बाना इनका जो वहां पर था, क्या आपको जेएनयू में वही ताना बाना नहीं दिख रहा है? हमारे कई विश्वविद्यालय में, जादवपुर वगैरह में आपको यही ताना बाना नहीं दिख रहा है? पैटर्न वही, सूत्र वही, अभिप्राय केवल एक, दारुल अरब को दारुल इस्लाम में बनाने की कोशिश की जाए। इन तमाम चीजों के मद्देनजर, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कितने लोगों को चिकन मार दे, लेकिन शर्जिल इमाम को मालूम था कि चिकन नेक को अगर हम काट दें तो भारत को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और इसने आह्वान किया। शर्जिल इमाम खुद भी एक सीवी के एक्टिविस्ट, अंसार, अंसार उनको कहते हैं जिनका बड़ा महारत, जो उस्ताद होते हैं, जी। उनके सुपुत्र हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। अब जब ये कार्रवाई हो ही गई तो उनके द्वारा फिर अब जेल में है। अब जेल में पूरा एक गैंग इनके, बेचारे हमारे एक पादरी पकड़े गए थे अर्बन नक्सल में, कि बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो पानी नहीं पी पाते हैं तो उनको स्ट्रॉ नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा मार्मिक चित्रण। अरे वहां तो जेल का स्टाफ, आज हमारा सीसीटीवी लगा है, इतनी ह्यूमन राइट्स के प्रति लोग जागरूक हैं, और ये चित्रण ये दे रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि फादर, शायद फादर स्टैनली नाम था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी जेल में मौत भी हो गई। अब ठीक है, जैसा कर्म थे वैसे हुए। अब बात इसकी आती है, इस तरीके के तथ्यों के ऊपर कार्रवाई हम आपको ये देते हैं। समाधान भी है, समाधान मेरा ये है, जितने भी नाजायज बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या, इनकी वोटिंग राइट्स और सिटीजनशिप राइट्स कर दे खत्म। इनके सारे जितने हैं आइडेंटिटी पेपर्स, इनका दोबारा रीवेरिफिकेशन कराएं। और जैसे कि कैलकाटा के एक ड्राइवर ने ये कहा कि उसको 15,000 में अमुक अधिकारी ने दिया था, केसेस रजिस्टर करा के उन सरकारी अधिकारियों को करे बर्खास्त, भेजे जेल, उनके पेंशन वगैरह कर दे खत्म। क्योंकि बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। ये आवश्यक होगा कि अब इनके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करें, सरकारी अफसरों के खिलाफ भी, इनके खिलाफ भी। जिस दिन आप इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर देंगे, इनके आका जो कहते हैं ये हमारी अमानत है, नहीं कहते हमारी जी। अमानत है, ये कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर लाइबिलिटी, 4 जूते मार कर जाओ अब बांग्लादेश, जाओ म्यांमार वापस। वोटिंग राइट्स खत्म कर दें, जो गवर्नमेंट एड, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिसिन, फ्री चिकित्सा, फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हो जाए खत्म। इनके लिए एक पैसे की सुविधा नहीं। और जो शातिर दिमाग के अपराधी के, उनके बॉडी में चिप्स डाल करके इनके मूवमेंट पे करें मॉनिटर। जयपुर में जो स्वर्णकार एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने यहाँ जितने एम्प्लॉयज हैं
उनका पुलिस वेरिफिकेशन करा ले एक बार, क्योंकि इनका किसी का, जब प्राइवेट सेक्टर में उनका किसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन जिस दिन हो जाए तो 40% नहीं, ये 90% मालूम पड़ जाएगा बांग्लादेशी हो जाएंगे बर्खास्त। तो इतनी कृपा तो राष्ट्र अपने ऊपर कर ले। जो जयपुर स्वर्ण एसोसिएशन ने किया है, आज ही के समाचार में है, वो पूरा भारत कर सकता है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में आ सकता है। तो ये कार्रवाई संदीप हम लोगों को करनी चाहिए। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, ये तमाम मिसालें हैं। अभी गाजियाबाद में 4 दिन पहले मसूरी थाने में कादिर नाम के 25 मुकदमे में वांछित आरोपी ने एक सिपाही की, सौरभ की हत्या कर दी। 4 दरोगा गन शॉट इंजरीज लिए हैं। ये तो इनका मनबड़पना, और मसूरी क्षेत्र वैसे भी बदनाम है। 6-7 पॉकेट्स भारत में ऐसे हैं, नूह, भरतपुर, मसूरी जहां पर ये सिपाही की हत्या हुई, जामताड़ा जहां पर इस तरह के आपराधिक तत्व रहते हैं, और अपना ऐसा गिरोह जिसको कहते हैं नो गो एरियाज, कि वहां पुलिस भी नहीं आ सकती है। ये गलतफहमी है। पुलिस को रिश्वत, ऐसे तत्व भी पुलिस में है जो कि इस तरीके के आपराधिक तत्वों से लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे पुलिस तत्वों को भी बर्खास्त होना चाहिए। तो संदीप जी, इनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिनको नो गो एरिया, उनकी छाती पे थाने खोलने चाहिए, सीसीटीवी लगने चाहिए, जैसे पुलिस की संभल में मौजूदगी खुला एक। होनी चाहिए। जी हाँ, हर जगह यही होना चाहिए। वो एक आदर्श व्यवस्था संभल की, तो संभल एक्सपेरिमेंट पूरे भारत में रिपीट होना चाहिए। जी संदीप जी। सर, आपने सर वृहद जानकारी दी, साथ में उदाहरण भी दी और समाधान भी दिया। और एक बस आखिरी सवाल की, अंततः जो ये जो 5 फ्रंट वॉर है, वॉर जो एक्चुअली है, यह भारत के संसाधनों पर, भारतीयों पर, हिंदू सभ्यता के अगेंस्ट में चल रही है। शायद इसमें हमें बहुत ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। निशाने पर हम हैं। पहलगाम में भी जो हुआ, उसमें हम और आप या कोई भी हो सकता था वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। एक कोई भी हो सकता था, हम ही मरे हैं सर वहां पे। वहां पे जो भी बिल्कुल मरा है मरे वो हैं। हम ही हैं। जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप और बिल्कुल ठीक पहलगाम कह के पहले भी जब हम शहरों में रहते थे, दिल्ली मुंबई कहीं भी, तो जो बम फटते थे उसमें हम और आप, कोई भी हो सकता था, कहीं भी कोई भी हो सकता था। आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता सर। अर्थतंत्र पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या सर? क्योंकि जो चलिए बांग्लादेशी है उसको तो हम बाहर कर देंगे, अब भारत के अंदर भारतीय लोग, भारतीय नागरिकता पासपोर्ट लिए हुए बकायदा बैठे हुए हैं। वोट बैंक भी है जो प्रभावित करता है। और मैं तो ये देखता हूँ सर, एक वोट बैंक है जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक से एक निकृष्ट लोगों को ही जो है वो नेता बनाकर हमारे सामने ले आते हैं। और वो पूरा भ्रष्टाचार और पूरा वंशवाद वो एक कॉमन फैक्टर है, और उसके पीछे वो वोट बैंक बहुत मजबूती से खड़ा रहता है। और फिर वो एक तंत्र चलता है जिसके बारे में आपने बहुत डिटेल में चर्चा दी। क्या एज अ भारतीय नागरिक मैं अपने आर्थिक तरीके से भी, मैं डेली बेसिस पे क्या कर सकता हूँ सर? अगर मुझे पता है कि इस वॉर के निशाने पर मैं हूँ, एज अ भारतीय नागरिक, सरकार तो है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। मैं एज अ आम शहरी क्या कर सकता हूँ अपनी दिनचर्या में? मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल संदीप जी। 2 बातें, प्रत्येक नागरिक एक सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी है। कोई भी संदिग्ध चीजें आती हैं, मैं पुलिस से आह्वान करूंगा कि एक हेल्पलाइन बनाए, जहां सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, बांग्लादेशी और इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियां होती हैं, उसकी सूचना पुलिस को 112 पे तुरंत दें। पहला काम ये करें। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में एक नागरिक है, अपने कर्तव्यों को समझें, क्योंकि आज अगर आप कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गए, तो मान के चलिए आपकी संतान सुखी नहीं रह सकती है। तो कम से कम अपने और अपने परिवार और अपने वंश के सुख के लिए ये समझ लीजिए कि जो आपके माँ भारती के प्रति कर्तव्य है, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। संदिग्ध वस्तुओं, संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध जहां पे अतिक्रमण हो रहे हैं, उसकी सूचना पुलिस को दें। इसी प्रकार अगर किसी तरह के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपको अगर स्वदेशी विकल्प हो, तो आप स्वदेशी ही सामान इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी चावल और बासमती से परहेज करें, और चीन के माल से परहेज करें। कम से कम कुछ नहीं, हम चीख तो सकते हैं, पत्थर तो चला सकते, हो सकता है कि हम ब्रह्मोस न चल सके, लेकिन हम पत्थर तो मार ही सकते हैं, हम गाली तो दे ही सकते हैं। कम से कम उतना ही कर लें, कम से कम एक वातावरण बनेगा संदीप जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और समाधान भी दिया। और समस्या पर तो बातचीत हुई है, बड़ी सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन था कि 0.5 फ्रंट है क्या। और ऑफ कोर्स इसके बारे में एक अवेयरनेस की बड़ी सख्त आवश्यकता है। लोग हमारे यहाँ थोड़े से ये है तो हम, आप तो सर सजग हैं, आप सदैव सजग रहे हैं, पर ये सजगता भी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, हमारा यह प्रयास है। और आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों तक, हमारे दर्शक बड़े सुधीजन हैं सर, बड़े गुणी हैं,
इनको सब पता है, बस हमारे प्रयास रहता है इनके माध्यम से बात और दूर दूर तक जाए। तो इसके लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें मिले, ऐसी हमारी आकांक्षा है, दोबारा भी तिबारा भी, और आपसे कभी आमने सामने भी बैठकर बात हो, ऐसी इच्छा रहेगी सर। तो दर्शकों, सर ने अपनी जितनी डिटेल में बात बताई है, यह बातें बहुत दूर तक बहुत ज्यादा जाननी आवश्यक है, समाधान भी बताया है इसलिए और ज्यादा आवश्यक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारंभ इसलिए भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया, और इसके लिए हम अब क्या ही कहें, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, यही इच्छा है, आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री आशीर्वाद कृष्ण। सदैव रहेगा। यशस्वी भव, विजयी भव। जय हिंद। प्रणाम।